देख करके शायद और अभी आएंगे प्रशांत जी, ये राहुल गांधी अभी आ रहे थे, अभी दिखा उनका एक छोटा सा एक झलक उनकी आई और उसके बाद वो चले गए। अभी आएंगे राहुल गांधी। तो ये साफ दिख रहा है कि इधर तैयारियां चल रही हैं। और जो आप कोalition गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, प्लीज उस बात को आप आगे बढ़ाइए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, कल से लेकर 4 तारीख या कहें तो 1 तारीख, जब से एग्जिट पोल आया है उसके बाद से लगातार देश की परिस्थितियां बदलती हुई, कहां 400 के नारा दे रहे थे लोग, 400 पार, अब की बार 400 पार। वहां से देखिए अब ये अलका लांबा दिखाई दे रही हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्रशांत जी। जी जी। तो अब राहुल गांधी देखिए अभी जो भी बोलेंगे, इस पूरी कहानी को एक नया ट्विस्ट भी आ सकता है, ये भी अब संभव है, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त इस देश की सबसे इम्पोर्टेंट वॉइसेस में हैं जी। और ये वही राहुल गांधी है जिनको ये जो मीडिया है, बीजेपी समर्थक मीडिया, वो कितना रन डाउन करता रहा, कितना उसने क्या नहीं कहा, और आज राहुल गांधी देश की राजनीति के सेंटर स्टेज पे हैं और उनका एक शब्द इस पूरी पॉलिटिकल कहानी को एक नया टर्न भी दे सकता है। बात मैं कर रहा था कि क्या परेशानी है, डर किस बात का है, ये शर्तें क्यों लगा रहे हैं टीडीपी और जेडीयू, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, दोनों कोalition गवर्नमेंट्स के माहिर खिलाड़ी हैं। नरेंद्र मोदी से इस मामले में बहुत सीनियर हैं। नरेंद्र मोदी को एक तजुर्बा असली राजनीति का नहीं है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, बड़े कंफर्ट जोन में रहे, प्रधानमंत्री रहते हुए भी बड़े कंफर्ट जोन में रहे। उनके पास एजेंसियां थीं, एजेंसियों का इस्तेमाल था, हम सब ने देखा 10 साल कैसे सरकार चली है। मीडिया उनके साथ था, कॉरपोरेट साथ था। अब सब कुछ बदल गया है। आप देखिए पिछले 24 घंटे में उन्हीं के समर्थक मीडिया की, हालांकि अफवाहों से वो अभी भी बाज नहीं आ रहे, लेकिन ज़बान बदली है, उनकी भाषा बदली है। वो जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव 10 साल उन्होंने चलाया, उसमें थोड़ा बदलाव आया है, थोड़ा सा गर्मी उतरी है, ये मैं कहूँगा। और गर्मी देखिए उतरी तो मोदी साहब की भी है और दिखाई दे रहा, उनके चेहरे से दिखाई दे रहा है। जहाँ कहाँ वो 3-3, 4-4 जैकेट एक दिन बदल रहे थे, कल उन्होंने जैकेट नहीं बदली, आज की तस्वीरें नहीं आई हैं। तो नरेंद्र मोदी को वास्तविक पॉलिटिशियन से पाला अब पड़ा है जी। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कोalition गवर्नमेंट्स के पुराने खिलाड़ी हैं। वाजपेयी के समय, वाजपेयी के पहले भी देवगौड़ा और गुजराल की समय के वो खिलाड़ी हैं। तो इसलिए बहुत कुछ होगा अभी, और ये इस बात की गारंटी वो लेना चाहते हैं जी कि उनके एमपीज को ना तोड़ा जाए। इस बात की गारंटी कहाँ से मिलेगी? इस बात की गारंटी राजीव जी उन्होंने खुल के नहीं कहा है, लेकिन गलियारों में ये बात है, पॉलिटिकल गलियारों में, कि वो अमित शाह को सरकार में नहीं चाहते हैं। इन लोगों का मानना है कि ये सारी तोड़फोड़ गृह मंत्रालय से होती है, अमित शाह से होती है, एजेंसियों के मार्फत से होती है, और ये इस बात का सबसे बड़ा सेफगार्ड ये दोनों पार्टियां रखना चाहती हैं समर्थन से पहले ही, कि इनकी पार्टियों में तोड़फोड़ की बात ना हो। बहुत से लोग ये बात कहते मिलते हैं कि 3 महीने लगेंगे अमित शाह को टीडीपी के 16 एमपी और नीतीश कुमार के 12 एमपी को बीजेपी मिलाने को, और एक बार वो आगे मेजॉरिटी में तो फिर वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया जो चल रहा था, फिर वो चलेगी सरकार वैसी। लेकिन राजीव जी इस बार ये नहीं होने जा रहा। इस बार नरेंद्र मोदी का कद बहुत छोटा हो गया है, कोalition गवर्नमेंट उनको चलानी नहीं आती है और अब उनको सीखना पड़ेगा ये काम। वाजपेयी जी चलाते थे कोalition गवर्नमेंट जी, इनको सीखना पड़ेगा। और सीखने में क्या हो रहा है कि डिमांड आ रही कि अग्निवीर पे स्पष्टीकरण दें, अभी तो और डिमांड आएंगी। तो ये सब कुछ जो है वो दिल्ली में हो रहा है। इस बीच जिसकी चर्चा हम लोग अपने प्राइम टाइम प्रोग्राम में करते रहे हैं हमेशा से, कई दिनों से, कि चुनाव के नतीजे के बाद जो पहली मुसीबत आएगी, वो मुसीबत आएगी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार पर। और वो मुसीबत आ गई है, फूट पड़ी है।
एकदम उनके सर पे फूट पड़ी है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है, वो बीजेपी के अपने अंदर का मामला, लेकिन तमाम सारे एमपीज और एमएलए शरद पवार से और उद्धव ठाकरे से टच में हैं, उनके संपर्क में हैं। मुंबई में कुछ भी हो सकता है। और राजीव जी याद कीजिएगा कि मैंने कहा था कि नई सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, क्या उसके आसपास मुंबई में भी एक शपथ ग्रहण हो सकता है? स्थितियाँ दिख रही कि मुंबई में कुछ भी हो सकता है अभी। जी, आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस बीच उधर तैयारियां चल रही हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सीधे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है हम सीधे आपको ले चलेंगे कांग्रेस मुख्यालय एआईसीसी दफ्तर, और जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करेंगे। अचानक आनन फानन में ये खबर आई कि राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी इकरार खान वहां मौजूद हैं, और वहां से तमाम कवरेज वो करेंगे, तमाम बातें जो राहुल गांधी वहां कह रहे हैं वो बताएंगे। अचानक आज राहुल गांधी की ये कॉन्फ्रेंस क्या मायने रखती है, इसको जरूर समझेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और इस पर विश्लेषण के लिए, और उनका विश्लेषण आप सुन ही रहे थे अभी। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और राहुल गांधी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे, हम सीधे आपको एआईसीसी मुख्यालय, जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय 24 अकबर रोड दिल्ली, और वहीं पर राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की एक झलक दिखाई भी दे रही थी, और उसके बाद राहुल गांधी, अब दोबारा राहुल गांधी के आने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही राहुल गांधी आते हैं हम सीधे वहां तक लेकर चलेंगे आपको, और क्या क्यों आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके क्या मकसद हैं, क्या मायने हैं, ये भी समझेंगे। साथ साथ पत्रकारों के जवाब जो होंगे, उसका उनके सवालों का जवाब क्या देते हैं राहुल गांधी, ये भी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो एक हो सकता है कि आधे घंटे 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हम दोनों साथी हमारे प्रशांत टंडन जी और हम दोनों यहां फिर से मौजूद रहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, और उसके बाद इस पर विश्लेषण करने के लिए भी आप तक हम मुखातिब होंगे, रहेंगे ही। और बीच में, हम दोनों के बीच में जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आप सीधे एआईसीसी मुख्यालय से लाइव देख रहे हैं, वहां की तैयारियों को देख रहे हैं, और सभी को इंतजार हो रहा है राहुल गांधी के आने का। लेकिन उससे पहले कल से लेकर आज तक जो कुछ बदला है, जो कुछ हुआ है, उस पर भी एक नजर हम लोग डाल रहे हैं। और अभी प्रशांत टंडन जी से आप सुन ही रहे थे, एक्चुअली कुछ सेंटर्स ऐसे हैं प्रशांत जी, हिंदुस्तान के कुछ राज्य ऐसे हैं जो आज की तारीख में सेंटर पॉइंट में आ गए हैं, जिसमें बिहार सबसे ऊपर है, आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। ये दोनों हॉट सेंटर्स हो गए हैं। बिहार से नीतीश बाबू, नीतीश कुमार, और उधर से चंद्रा बाबू यानी चंद्रा नायडू। तो उधर नायडू साहब और इधर नीतीश बाबू, ये दोनों की बैसाखी पर नरेंद्र बाबू यानी कि नरेंद्र मोदी, वो जो ये एन फैक्टर की बात कर रहा हूं, NNN यानी नरेंद्र मोदी, नायडू और नीतीश बाबू, इन दोनों के साथ इनकी बैसाखी से आगे कैसे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से कोई भी अगर खींच लिया, क्योंकि ये बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे अब की बार 400 पार, वो 272 पार नहीं कर पाए। अगर वो 272 पार करते तो फिर कुछ बात होती, लेकिन यहीं से उनकी बात जबरदस्त बिगड़ गई है। आप याद कीजिए, हम लोगों के एग्जिट पोल में भी वही आया था कि इनको वो सर्वे वो नहीं आने वाला है जो ये जिसकी डिमांड कर रहे हैं, और परिस्थितियां यहां बदलती नजर आई। कल इंडिया गठबंधन की हमने बैठक भी देखी, और उस बैठक से भी हमने लाइव कवरेज आपको दिया था, और उस बैठक में बहुत कुछ सामने आया। बैठक में ये बातें बताई गई कि आगे की रणनीति क्या है, लेकिन कुछ भी वहां घोषित तौर पे नहीं था कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन अभी भी कुछ ऐसा नहीं कह रहा है कि हम सरकार में नहीं रहेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, और यहां से बहुत कुछ दिखाई देती है। लेकिन ये दोनों एन फैक्टर की बात हम कर रहे थे, नरेंद्र मोदी, नायडू और नीतीश बाबू। नायडू और नीतीश बाबू के अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं, इस पे आता हूं आपके पास प्रशांत जी, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जिसकी तरफ लगातार लोग ध्यान दे रहे हैं, जिसमें से महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उधर पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इन दोनों राज्यों में जो नरेंद्र मोदी और परेशान यहां से होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के कई सारे सांसद जो हैं वो ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। और उसी तरह इधर शिवसेना के शिंदे साहब और अजीत पवार, ये दोनों इधर महाविकास अघाड़ी के यानी
शरद पवार और उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात यहां पर होती है प्रशांत जी, कि ये जो तोड़फोड़ की राजनीति करने वाली पार्टी, जो नरेंद्र मोदी हमेशा तोड़फोड़ में भरोसा करते थे, वो आज सचेत रहने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे होंगे। शायद अपनी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। जिस रास्ते से ये गए थे, अब उसी रास्ते से इनकी पार्टी खतरा है। और उसका कारण सिर्फ एक है राजीव जी, एक, लोग बहुत आहत हैं इन लोगों से, बीजेपी से तो कम, इन दोनों गुजराती लॉबी से ज़्यादा। दूसरी बात यह है राजीव जी कि देखिए, एजेंसियों के सहारे ये दोनों चल रहे थे जी। किसी के यहाँ ईडी भेज दो, किसी के यहाँ सीबीआई भेज दो, मीडिया इनका साथ देगा। अब आप देखिए, और क्यों हो रहा था ये, केवल नरेंद्र मोदी की सरकार है इस वजह से नहीं हो रहा था। सरकारें तो पहले भी रही बहुत सी सरकार, तो मनमोहन सिंह की भी रही, वाजपेयी जी की भी रही, और लोगों की भी रही सरकारें। इस बार विपक्ष बहुत कमजोर था। इस बीच राहुल गांधी आ गए हैं। देखिए स्टेज पे, मंच पे राहुल गांधी बैठ गए हैं, उनके बगल में जयराम रमेश बैठे हुए हैं। राहुल गांधी बैठ गए यहां। अब केसी वेणुगोपाल भी दिख रहे हैं। राहुल गांधी के बगल में बैठते हुए केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं। और जीत कर आए हैं। जी, जीत कर आए हैं, बिल्कुल जीत कर आए हैं। पहली दफा चुनाव लड़े हैं केसी वेणुगोपाल, संसदीय चुनाव, और उसमें जी पार्लियामेंटेरियन बन गया अब ये केसी वेणुगोपाल। और अब सीधा हम ले चलेंगे आपको वहां जो बातें हो रही हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं ये सुनते हैं, फिर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन दोस्तों बने रहिए, पहले राहुल गांधी को सुनते हैं। नमस्कार साथियों, इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी राहुल जी आपको संबोधित करेंगे। राहुल जी। Are they going to put this stuff up here? Srivatsa, are you putting this up here? नमस्कार, कैसे हैं? आप थोड़े शेल शॉक्ड लग रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया? हाँ, अच्छा इसी के कारण है ये। अच्छा, ज्यादा लोग आ गए। ओके। नहीं देखिए, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको कहना चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट
अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM&HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, अभी राहुल जी ने आपको स्पष्ट तरीके से क्रोनोलॉजी समझ लिया है। बार बार गृह मंत्री कहते थे अब क्रोनोलॉजी समझिए। आज राहुल जी ने देश को क्रोनोलॉजी समझाया है। इसके ऊपर अगर आपके सवाल हैं तो एक एक करके आप पूछेगा, एक एक करके पूछेगा। I haven't said the chronology in English, so I'll say the chronology in English. 13th May 2024, the Home Minister says, buy shares before 4th of June. This is a clear indication to retail investors and others to buy stock. 19th May, for the first time, and then repeatedly until the 28th May, the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. Finally, on 1st June, completely fictitious exit polls are released. These investors are given a completely wrong impression. And on the 3rd of June,
as we all know, the stock market breaks all records and then crashes on the 4th of June. Whoever has made money as the stock market rose and also as the stock market crashed. And we are interested in having a joint parliamentary committee, a JPC, to investigate the role of the Prime Minister, the role of the Home Minister, role of BJP members, and also those people who have done these fake exit polls. And finally, we want to understand who are the people, these foreign investors, who did these trades. So we want an investigation for that. शुक्रिया राहुल जी। हाँ संजय। राहुल जी, इससे पहले भी आपने अदानी इशू पे जेपीसी पिछली लोकसभा में मांग की थी, तो क्या आप चाहेंगे कि ये इशू और हिंडनबर्ग इशू दोनों कंबाइन हो और दोनों की जांच हो? ये जो इशू है, this is a broader issue than just the Adani issue. It is connected to the Adani issue, but this is a much broader issue. This is directly the Prime Minister of India, Home Minister, who are privy to data on actual election results, who have IB reports, who have their own data, who are advising retail investors to buy stock on the 4th. This has never happened before. And by the way, the Prime Minister has never commented on stock market before this. This is the first time the Prime Minister has commented, very interestingly, and multiple times, one after the other, saying that stock market is going to boom, stock market is going to boom, stock market is going to boom. And at the same time, he has information that the exit polls are wrong. He has information that he knows what is going to happen because he has IB data and he also has his own party data. हाँ जी रवि। राहुल जी, मेरा सवाल यही है कि जी न्यूज़ ने भी ये सारी चीज़ बताई है जनता को कि कई चैनलों ने मिलकर ये सब चीज़ किया है, जिस तरह से एग्जिट पोल करके लोगों को गुमराह किया है, जिस तरह से शेयर बाजार में सारा कुछ हुआ है। जी न्यूज़ ने भी इस मामले को उठाया है और बताया है, और आपके कहने का सीधा अर्थ है कि अडानी को इसका फायदा उठाने के लिए किया गया है? नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ है कि उसमें अदानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अदानी से बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का 30 लाख, कितना 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है? कितने का? 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। हाँ शेमिन। Do you want to explain it? This is based on the value, market value of all the companies the day before the results came, and the market value of the stock market of all the companies at the end of the day on results. हाँ संजीव। एक मिनट संजीव। Rahul ji, you've talked about, are you alleging the involvement of the Prime Minister and the Home Minister? Yes. And whose money is it? Yes, Are you that, saying that it is what I their am money? saying. I am saying that people very high up in the BJP have carried out this scam. I am saying they had partners who carried out these exit polls. We would like to know if these exit polls were actually carried out, if people were actually sent out, and we'd also like to know the methodology of these polls. We'd like to understand who these investors are. We have some sense of who these investors are. So we are not just speaking out of the air.
we are confident that if an investigation is done, interesting things will be revealed, and we think the Prime Minister and Home Minister are directly involved in this. हाँ सिद्धार्थ, कंपनीज की भी आपको लगता है जांच होनी चाहिए जिनके शेयर बहुत अप गए, जिनके सबसे ज्यादा शेयर खरीदे गए और जिनके शेयर उसके बाद में बीच में बेचे भी गए, तो उन कंपनीज का भी को भी इस दायरे में आना चाहिए, आपको लगता है? हमारा कहना है कि यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि स्कैम हुआ है। प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है, इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। होम मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि खरीदना चाहिए, और जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है, लोग उसको बिलीव करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि इन तीन लोगों ने कहा है, यह भी क्लियर है कि इनको मालूम था कि रिजल्ट 400 का नहीं है, 300 का भी नहीं है, तो यह हम पता लगाना चाहते हैं। उसमें आप जो कह रहे हो वो भी शामिल है। राहुल जी, ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंडिया डेली लाइफ से। मेरा सवाल यह है कि जो आपने बताया है इतना बड़ा स्कैम है, पहले भी आपने कई मामले उठाए हैं, जेपीसी की मांग पहले नहीं मांगी गई है, तो क्या आपने कहा ये आपराधिक मामला है, क्या कोर्ट में जाएंगे या पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे, क्योंकि आप कह रहे बहुत बड़ा घोटाला है ये? नहीं भैया, मैंने अभी आपको शिकायत दर्ज करेंगे क्योंकि आप कह रहे बहुत बड़ा घोटाला है ये? नहीं भैया, मैंने अभी आपको बोला हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डिमांड। अगर नहीं मांगते तो पुलिस में, कोर्ट में जाएंगे? जो भी करना है करेंगे, बट हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो हुआ है ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दिया है, होम मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, अदानी जी के चैनल्स के थ्रू इंटरव्यूज किए हैं, और फाइनली लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लोगों ने फाइनेंशियल एक्शन लिया है, कंपनीज ने शेयर खरीदे हैं। इसी विषय पर, एक मिनट, इसी विषय पर, इस स्टॉक मार्केट घोटाले पर ही हम सवाल ले रहे हैं। मौसमी, इसी विषय पर कीजिएगा बस। एक मिनट, आ रहा हूं यार, एक मिनट। राहुल जी, एक करके आ रहा हूं यार। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, के सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं, आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं। पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है? हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की यह पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी यह है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है। हाँ जैनेंद्र, जेपीसी की मांग जो आपने की है वो तो पार्लियामेंट सेशन में होगी, लेकिन ये जो आम निवेशक हैं देश भर के जिनका 30 लाख करोड़ डूबा है, उनमें कर्नाटक के, तेलंगाना के, हिमाचल के भी लोग होंगे। तीनों राज्यों में आपकी सरकार है, क्या राज्य की जो जांच एजेंसी है उसके जरिए आप जो उन राज्यों के निवेशकों का कम से कम पैसा डूबा है, ये जो आप पूरे नेक्सस की बात आप कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्या वहां से कोई कार्रवाई की हम उम्मीद कर सकते हैं? सोचा जा सकता है, बट ऐसी चीज के लिए शायद जेपीसी सही औजार होगा। हाँ रंजीता, रंजीत मोहित इज आस्क्ड, रंजीता यार आप पूछते रहे। मोहित चलो। आपको ऐसे सर मैं
He's upset with me. सर मैं मोहित आपने चमत्कार कर दिया, पूछ लीजिए। सर मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से। नहीं, जानता हूँ। सर लगातार पिछली घोटालों में भी आपने जेपीसी की बात की थी, आपने हर जांच की बात की और ये एक बड़ा घोटाला सामने आया, इसमें भी आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि लोग जेपीसी की ये लागू करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये जेपीसी लागू करने वाले, अगर नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम प्रेशर लगाएंगे, डालेंगे, बट मुझे लगता है कि जो पहले राजनीतिक सिचुएशन थी, जिस इम्प्यूनिटी के साथ प्रधानमंत्री पहले काम करते थे, मुझे लगता है वो अब खत्म हो गया है, तो दूसरा नतीजा आएगा। राहुल जी ये आखिरी है क्या और दो लेंगे? ये आखिरी है। आखिरी नहीं, आखिरी हो गया, इन्होंने कह दिया आखिरी। ओके रंजीता। लेते रहे हैं, चुनावी जो रैलियां रही हैं उसमें भी और उसके बाद भी, क्या आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने मदद की है उन उद्योगपतियों को और अमीर बनाने में? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको यह बात समझ आ जाएगी। आपका पैसा गया है, आपकी कमाई गई है, आपको नुकसान हुआ है, और इसमें करोड़ों युवा हैं जो ईमानदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी, और आपने उन पर भरोसा किया। मगर सच्चाई यह थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी। 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था 220 सीट का, वो उनके हाथ में था। तो मेरा यह सवाल है, और मैं आपसे इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है। और हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी किए हैं, वो आपके जेब से गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, और ये कौन लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये रेड चार्ट जो है, इसको देख लीजिए। ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग है, ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है, और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद के लिए, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। सुन रहे थे आप सीधा यहाँ पे राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करते हुए, एक बड़ा घोटाला देश के सामने लाते हुए। उस घोटाले में 2 नाम, बहुत बड़ा नाम है, एक है नरेंद्र मोदी का और दूसरा नाम है अमित शाह का। ये दोनों, इन दोनों पे राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, और आरोप कहीं ना कहीं अखबारों, खबरों में जो बातें आई हैं और जैसा इन्होंने कहा है इंटरव्यूज में, इन दोनों नेताओं ने चुनाव के दौरान, वो बातें यहां सच साबित होते हुए दिखाई
दिखाई दे रही हैं। 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, 1-2 रुपए का घोटाला नहीं, 1-2 लाख रुपए का घोटाला नहीं, बल्कि 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला शेयर बाजार में। 31 तारीख को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उससे पहले भी लगातार चुनाव के दौरान अलग अलग मीडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि 4 तारीख को शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल होगा और हमारी गुजारिश है कि आप लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद 31 तारीख को यह शेयर बाजार जो है वो बहुत ऊपर उफान की तरह चढ़ता है। 1 तारीख को फिर चुनाव खत्म होते हैं और शाम को 5 बजे एग्जिट पोल आना शुरू होते हैं और उसके बाद जैसे ही एग्जिट पोल आना शुरू होते हैं दूसरे दिन 2 तारीख को मार्केट बल्ले बल्ले होता है, बूम बूम करता है मार्केट और उस दिन भी खूब खरीदी होती है। जब हरे निशान पर मार्केट हो तो आप समझ लीजिए कि खरीदी चल रही है। डिमांड एंड सप्लाई आप सब जानते होंगे इकोनॉमिक्स में, तो यहां डिमांड है तो रेट बढ़ेगा और डिमांड इतनी ज्यादा थी कि 2500 पॉइंट तक सेंसेक्स चला गया था। और इसके बाद क्या होता है, 3 तारीख को भी वो डिमांड रहती है, लेकिन 4 तारीख को जो उम्मीद लगा करके ये इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए, उस उम्मीद से इतर पैसे जो हैं वो स्वाहा होते हैं। 30 लाख करोड़ रुपए डूब जाते हैं क्योंकि मार्केट में अफरा तफरी होती है, खून खराबा होता है मार्केट में। मार्केट का खून खराबा मतलब यह नहीं कि कोई तलवार या भाला लेकर गोली लेकर निकल लिया, वहां पर खरीदी होने लगती है और खरीदी के बाद फिर परिस्थितियां दूसरी बनती हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी सीधे वहां AICC दफ्तर से जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इकरार खान उनके पास, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उनके पास आते हैं। और इधर स्टूडियो में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। एक इकरार, हमारी आवाज आ रही है आप तक? इकरार, हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, तक हम आते हैं, लेकिन इधर जल्दी से कमेंट प्रशांत टंडन जी अभी सुन रहे थे आप, कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा ये आप कह सकते हैं स्कैम जो जिसके तरफ न सिर्फ इशारा कर रहे हैं राहुल गांधी बल्कि JPC की मांग भी कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, पहली बात कि जब ये हुआ था जी सर, तभी अगर मतलब 76,000 पॉइंट तक BSE चला गया था एग्जिट पोल के बाद जी, यानी 3.39% की उछाल थी। और जब रिजल्ट आए और वो गिरा तो 5.9% गिरा। इतना लंबा इस क्रैश में 30 लाख करोड़ का वारा न्यारा हो गया, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अगर राहुल गांधी ने रेफरेंसेस दिए और मैंने भी वो इंटरव्यूज सुने हैं मीडिया में जिसमें ऐसी सलाहें दी जा रही थी इन दोनों की तरफ से। जी, किन लोगों ने वो सलाह मानी होंगी राजीव जी? अधिकांश सलाहें बीजेपी के समर्थकों ने मांगी होंगी जिनका पैसा डूब गया। जी, राहुल गांधी ने बहुत सीधा सीधा आरोप लगाया है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, निवर्तमान गृह मंत्री और निवर्तमान प्रधानमंत्री पर कि ये घोटाला हुआ है, 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि JPC की मांग की है। चौथी बात ये कि सेबी को इसमें अपने आप ही जांच बैठानी चाहिए थी, जिसका अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पत्रकार थे साकेत गोखले तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने सेबी को डिटेल चिट्ठी लिखी है। और राहुल गांधी जिस तरह इशारा करे राजीव जी, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए बता रहा है क्योंकि एग्जिट पोल आपने भी किए है जी, और आपका एग्जिट पोल नतीजों के सबसे करीब है जी। बाकी जो एग्जिट पोल थे वो सब 400 पार वाले थे। हमने तस्वीरें देखी हैं, वो जो एग्जिट पोल के कंपनी के मालिक एक्सिस बाय इंडिया के CEO प्रदीप गुप्ता स्टूडियो में रो रहे थे जब रिजल्ट आए तो। और अभी हम देख रहे थे वीडियो, एक पवन खेड़ा जी ने उनका अच्छे से उनकी क्लास भी ली है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह इशारा कर रहे हैं राजीव जी, वो एक टीवी चैनल का नाम ले रहे हैं कि इस टीवी चैनल के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। टीवी चैनल कौन है जिसने वो एग्जिट पोल दिखाया? और ये माई एक्सिस इंडिया के बारे में ये भी कहा जाता है, ये आरोप है कि ये बीजेपी इनका क्लाइंट रहा है, इनके रिश्ते हैं बीजेपी से। ये खुद टीवी चैनल पे आके कह चुके हैं कि
पीयूष गोयल से इनकी दोस्ती है, वो सहपाठी हैं, साथ पढ़े हैं, दोस्ती हो सकती है किसी की भी, लेकिन बीजेपी इनका क्लाइंट रहा है, तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है राजीव जी इसमें। और दूसरी एक और दो रिपोर्ट मुझे अभी याद आ रही, मैं इस प्रोग्राम के बाद उसको निकाल के देखूंगा कि इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसका है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि क्या ये इन्फ्लेशन कर रहे थे, क्या ये गलत रिपोर्ट दे रहे थे एग्जिट पोल इस मंशा के साथ कि ये शेयर मार्केट उछले, और उन जिन कंपनियों ने फ़ायदे कमाए वो क्या इन्वेस्टर्स हैं इनकी कंपनी में, ये सब जांच के विषय हैं। बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला है ये, 30 लाख करोड़ से बड़ा क्या घोटाला होगा, और इसमें आम लोगों के, आम इन्वेस्टर के पैसे डूबे हैं। और सबसे गंभीर बात कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात के लिए लोगों को उकसा रहे थे, जबकि इनको मालूम था कि इनके रिजल्ट क्या आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, आता हूं, सीधे चलते हैं जरा इकरार के पास। इकरार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, इकरार आपके पास मेरी आवाज आ रही होगी, आपसे जरा समझना चाहता हूं क्या कुछ चल रहा था यहाँ पे। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, आरोप नहीं बल्कि उसके कई सारे प्रमाण दिए हैं, और उन प्रमाणों में साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि 13 मई को अमित शाह कहते हैं कि शेयर खरीदिए, 4 जून को उसमें फायदा होगा, तो 19 मई को फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं स्टॉक मार्केट ब्रेक करेगा, रिकॉर्ड ब्रेक करेगा 4 तारीख को। ये लगातार 1 जून को हम देखते हैं कि पोलिंग के बाद एग्जिट पोल आता है, और इस एग्जिट पोल में जो मीडिया के एग्जिट पोल आते हैं उसमें बीजेपी को 400 और एनडीए को 400 से पार दिखाया जाता है। फिर 3 जून को मार्केट ब्रेक करता है, रिकॉर्ड ब्रेक करता है, क्योंकि ये शनिवार का दिन है 1 जून, 2 जून रविवार, 3 जून सोमवार को मार्केट ब्रेक होता है। और लेकिन 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होते हैं, मार्केट शेयर जो है वो बढ़ता नहीं है बल्कि गिरता है, पैसे डूबते हैं। यहाँ क्या आप देख रहे थे, क्या आप सुन रहे थे? आपने कई लोगों के सवालों के जवाब भी सुने, जरा बताइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आ रहा है? क्या यहाँ तेवर कैसे थे राहुल गांधी के, और जेपीसी मांग की बात उन्होंने की है, इस मांग पर भी सवाल उठे हैं, कैसे देखा जाए? क्या कुछ आपने देखा वहां पे? हो सकता है सरकार बनाने को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर जो है उस पे राहुल गांधी कुछ बोले, लेकिन जब राहुल गांधी आए और राहुल गांधी के आने से पहले कुछ तैयारियां हुई, जब लैपटॉप में कहा कि ये डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मैं वहीं नजदीक खड़ा था, तो लगा कि मुद्दा कोई और होगा। तो जब उन्होंने कहा, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गृह मंत्री और वित्त मंत्री जो है उन तीनों पर आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनकी सलाह की वजह से जो है 30 लाख करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि करीब जो है 5 करोड़ फैमिली को ये नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई, क्योंकि क्रोनोलॉजी हमेशा अमित शाह जो समझाते हैं, आज राहुल गांधी ने खुद ये क्रोनोलॉजी समझाई। राहुल गांधी ने कहा कि 13 मई को अमित शाह ने कहा कि 4 जून से पहले आप स्टॉक खरीदिए, पहला। फिर उन्होंने कहा कि 19 मई को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि 4 तारीख को जो है रिकॉर्ड तौर पे स्टॉक एक्सचेंज जो है रिकॉर्ड तोड़ेगा। उसके बाद 1 जून को भी उन्होंने यही कहा, जब लास्ट फेज का चुनाव था तब भी कहा कि खरीद लीजिए आप। तो साफ तौर पर राहुल गांधी का यह आरोप था कि जब आईबी की रिपोर्ट थी इनके पास, ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में आईबी की रिपोर्ट थी कि उनके पास उनकी जो है 220 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने जो है ये सलाह क्यों दी? इसके पीछे उन्होंने कहा कि क्या ये इतना बड़ा घोटाला है, किनको इससे फायदा हो रहा है, जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया है उनको कहां से निर्देश दिया है, साथ में उन्होंने कहा किन किन कंपनियों को इसका फायदा हुआ है, इन कंपनियों के बारे में भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 करोड़ फैमिली को जो है आर्थिक नुकसान हुआ है, वो नुकसान है, इसकी जेपीसी उन्होंने मांग की है, जेपीसी की डिमांड की है। कई सारे उन्होंने सवाल पूछे हैं कि आखिर जो एग्जिट पोल हुआ वो एग्जिट पोल इस तरीके से दिखाया गया कि 400-450 सीट्स आ रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये खुद जानते थे कि उनकी इतनी सीट्स नहीं आ रही हैं। तो इसके पीछे क्या कारण था, किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है इस तरीके के स्टेटमेंट गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने खुद दिए। जी राजीव।
गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, खासकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बहुत सारे ऐसे बाइट, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, ये तमाम मीडिया के, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, जितने भी सब जगह इन लोगों ने, और मिंट, फाइनेंशियल टाइम्स, इन सारे अखबारों में और इन सारे मीडिया हाउसेस में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो इंटरव्यू छपे हैं, उस इंटरव्यू में उन्होंने लगातार, या उन्होंने जो इंटरव्यू ऑन कैमरा दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि आप देखिएगा 4 तारीख को शेयर बाजार में बिल्कुल बूम होगा, शेयर बाजार बहुत ऊपर चढ़ेगा शेयर मार्केट, और इसीलिए मैं तो कहूंगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बात कहते हुए नजर आए थे। अभी मैं देख रहा था, जब अभी चर्चा हो रही थी, देख रहा था किन किन तो खबरें खूब हैं, लगातार ये खबरें देख रहा हूं कि उसमें यहां पर सवाल भी पूछ रहे थे, पत्रकार भी सवाल पूछ रहे थे। इकरार, जरा आपसे समझो, क्या कांग्रेस इसके आगे क्या कुछ करने का सोच रही है? जेपीसी की डिमांड, उसके अलावा भी कुछ यहां क्रिमिनल केसेस या कुछ ऐसी बात भी निकल के पूछे जा रहे थे ऐसे सवाल, क्या ऐसी बात भी निकल के आ रही है कुछ? जी फिलहाल जो राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ हमने जो है अभी जेपीसी की डिमांड की है, तो कई पत्रकारों ने सवाल पूछे कि आप पहले भी जो है वो जेपीसी की डिमांड करते आए हैं, लेकिन उससे एक तथाकथित एक मीडिया हाउसेज है, उसके जब रिपोर्टर ने पूछा तो राहुल गांधी ने उन्हें बल्कि कमेंट भी किया कि ये तो जो है प्रधानमंत्री वाला सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल वो ये पूछ रही थी कि इससे जो है पार्लियामेंट कई बार वॉश आउट हुई है, पार्लियामेंट खत्म हो जाती है, इससे पब्लिक का पैसे जो है वो बर्बाद होता है। यानी उनका कहना था कि जब आप जेपीसी की डिमांड करेंगे तो इससे जो है पार्लियामेंट वो चलती नहीं है, वो इस तरीके का। तो राहुल ने कमेंट करके उनको कहा कि आपको जो है बीजेपी की टी शर्ट पहन लेनी चाहिए। साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि हम जो फिलहाल जो है वो जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं, और पहले से और अब में फर्क है। इस बात को आप गौर कीजिए कि पहले से और अब में फर्क है, क्योंकि अब जो विपक्ष है वो पहले से ज्यादा मजबूत है, और अब जो बात रखी जाएगी वो मजबूती से सुनी जाएगी। कई पत्रकारों ने कहा कि सर कर्नाटक और हिमाचल कई राज्यों में आपकी सरकार है, क्या आप उनमें जो है उनसे उनसे आप जांच करवाएंगे? तो राहुल गांधी ने कहा कि ब्रॉड इशू है, बड़ा इशू है ये, जेपीसी की हम लोग डिमांड करेंगे। जेपीसी के जेपीसी होती है तो उसी के बाद जो है ये हम निर्णय करेंगे क्या है। उसके अलावा कई लोगों ने कहा कि क्या आप सड़क पे उतरेंगे क्या? उन्होंने कहा कि पहली हमारी प्रायोरिटी है जेपीसी की डिमांड, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसी वो बने और इस पे जांच हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। कुछ ने अडानी पे भी उन्होंने कहा कि जिस चैनल पे राहुल जो प्रधानमंत्री ने या अमित शाह ने कहा वो अडानी के ही चैनल थे, तो वो किनको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर साफ तौर पर जब आपको पता था कि आपके जो है 220 के आसपास जो है सीट्स आ रही हैं, आपको आईबी की रिपोर्ट्स थी, आपको इंटरनल रिपोर्ट्स थी, उसके बावजूद आपने 1 तारीख को एक बार फिर आपने कहा कि भाई आप स्टॉक बाय कर लीजिए, और जो है स्टॉक 4 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ेगा। और हुआ भी ऐसा, 3 तारीख को जो है स्टॉक मार्केट ने जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, और उसके बाद में 4 तारीख को धड़ाम से गिर गया। तो 4 तारीख को जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे तब भी राहुल गांधी ने कहा कि आज आपने स्टॉक देखा, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल से लेकर और जो ये माफ कीजिए जो अमित शाह के जो बयान से लेकर एग्जिट पोल के बाद 4 तारीख नतीजे वाले दिन के, ये पूरी की पूरी जो है वो कांग्रेस ने तैयारी कर रखी थी। एक एक्सपर्ट भी बिठाया हुआ था। एक्सपर्ट से जब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, तो उन एक्सपर्ट ने बताया कि जिन के शेयर्स बढ़े हैं, आप ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन कंपनियों के शेयर्स बढ़े हैं उनके वैल्यूएशन के हिसाब से जो है हमने ये आइडिया लगाया कि इतना जो है नुकसान हुआ है, और करीब 5 करोड़ फैमिलियों को ये नुकसान हुआ है। करोड़ फैमिली को यह नुकसान, 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत, यह है शेयर मार्केट का घोटाला। बहुत शुक्रिया इकरार हमारे साथ बने रहने के लिए, और वहां की पल पल की रिपोर्ट। एआईसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें इस इतने बड़े घोटाले को राहुल गांधी ने उजागर किया है, वो हम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊं, लेकिन आपसे पहले जरा रिकैप कर लेना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है जरा एक बार जल्दी से स्क्रीन पे ले आइए, सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या था, एक छोटा सा पार्ट, और फिर सीधा आपसे समझते हैं इसकी पॉलिटिक्स क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, आखिर क्यों ऐसा किया गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी, और यह हमला कहीं ना कहीं जायज लग रहा है। प्रथम दृष्टया जो कहते हैं
एट फर्स्ट साइड जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा है। पहले सुनिए राहुल गांधी को। मैं हिंदी में बोल देता हूं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। जानना चाहता है, ये यहां राहुल गांधी सीधा सीधा हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं और जानना चाहते हैं, पूछना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले कहते हैं और महीने भर से ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि 4 तारीख को शेयर बाजार खूब ऊपर उठेगा, हम तो कहेंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लेकर के घूम रहे थे? प्रशांत जी, ये समझना होगा आखिर इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। प्रशांत जी। राजीव जी, पहली बात तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत संगीन अपराध है और इसमें कोई, देखिए, हम आप कोई और जो जुड़ा हुआ नहीं है, कोई आम नागरिक, कोई पत्रकार किस तरीके का एडवाइस दे सकता है स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को देख के। लेकिन कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कह रहा है और जिसके पास जानकारी है, जो एक एग्जिट पोल हो रहा है जिससे उसको फ़ायदा हो रहा है, एक वो मीडिया हाउस है जो उस एग्जिट पोल को दिखा रहा है, ये सब जांच के दायरे में है। जो राहुल गांधी ने कहा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अगर हम देखें तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से तो ये अपराध सिद्ध होता है कि आप उकसा रहे थे। जिस दिन स्टॉक एग्जिट पोल आया उस दिन स्टॉक मार्केट बढ़ा, तेज़ी से 3% से ऊपर बढ़ा, 76,000 पॉइंट तक बीएसई बंद हुआ और 76,600 से ऊपर बीएसई बंद हुआ, मुझे याद है। और जब रिज़ल्ट आए तो वो 4,000, 4,500, उस दिन हम लोग लाइव थे राजीव जी, आपको याद होगा कि हम लोग बार बार इसकी चर्चा कर रहे थे कि कितना 6,000 से ऊपर कि कितना स्टॉक मार्केट गिर रहा है। और अब मालूम पड़ रहा है कि उसमें कि 30 लाख करोड़ रुपए निकल गए आम इन्वेस्टर्स के। इसकी राजनीति क्या है राजीव जी? ये बड़ा जिसकी वो बात कर रहे हैं कि जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अभी लोकसभा की पहली बैठक हुई भी नहीं है, अभी तो शपथ लेना भी बाकी है, अभी तो सुनवाई, अभी तो प्रोसेस में है सब कुछ। देखिए, एक और प्रोसेस चल रहा है, सरकार बनाने का प्रोसेस। सरकार बनाने के प्रोसेस के बीच में राहुल गांधी ने इतना संगीन आरोप, 30 लाख करोड़ के घोटाले का, इनसाइडर ट्रेडिंग का अगर आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाया है, निश्चित तौर पर ये उनके क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा आघात है। और इतना बड़ा आघात लगने के बाद इसका प्रभाव गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, समर्थन को चाहिए। जो समर्थन देने वाली पार्टियां हैं उनको भी चुनाव लड़ने हैं। नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना है अगले साल जी। 2025 में बिहार के असेंबली का चुनाव है। चंद्रबाबू नायडू को अपनी क्रेडिबिलिटी, उनकी सरकार अभी बनी भी नहीं है वहाँ पे, और उनकी सरकार बनने से पहले अगर उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाए समर्थन देने की वजह से, तो ये सब चीज़ें अब समर्थन के मामले को भी ये कॉम्प्लिकेट कर देगा, पेचीदा कर देगा राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेट कर देगा, पेचीदा कर देगा। और सरकार फॉर्मेशन के समय आप अगर आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है, 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला आप करवाते हैं और आप इन्फ्लुएंस करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग
जिसको कहा जाता है आप इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके बाद 5,000 जो परिवार 5 करोड़ परिवार इससे प्रभावित होते हैं और 30 लाख करोड़ रुपए का यहां चपत चूना लगा दिया जाता है मार्केट। और ये सब कुछ यहां बताते हुए एक तैयारी के साथ आए थे प्रशांत जी राहुल गांधी, और उन तैयारियों और साथ में एक एक्सपर्ट को भी लेके आए थे कि ये 30 लाख करोड़ रुपए कैसे यहां आपने आंका है कि इतने का घाटा हुआ, इतना डूब गया 5 करोड़ इन्वेस्टर्स का, वो सब कुछ यहां इन्होंने बताया। एक अलग तरह की परिस्थिति और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ये मामला दिखाई दे रहा है और यहां से तस्वीर अब थोड़ी सी और फेडेड दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला जो समय है वो थोड़ा सा और कहा जाए कि उस दिशा में दिखाई नहीं दे रहा है प्रशांत जी, जिस दिशा में नरेंद्र मोदी कल बैठकर ग्रीन जो जैकेट में बैठे हुए थे वो हरियाली नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रीन और रेड का बहुत बड़ा योगदान होता है शेयर मार्केट में भी। शेयर मार्केट ग्रीन में है या रेड में है। नरेंद्र मोदी कल ग्रीन पहन के बैठे थे। देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी की इमेज वैसे ही बड़ी खराब है और इसीलिए समर्थन देने वाली पार्टियां फूंक फूंक कदम रख रही हैं। तमाम सारी बातें इनसे इंश्योर करवा रही हैं कि अग्निवीर पे आपका क्या रुख है, आपका कॉमन सिविल कोड पे क्या रुख है। चंद्रबाबू नायडू भी अपनी तमाम चीज़ें लेकर आए। मंत्रालय के डिपार्टमेंट के अलावा वो मुद्दों पर भी इनसे कुछ गारंटी लेना चाहते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी पर सरकार बनाने के वक्त इतना बड़ा चोट अगर पहुंची है, निश्चित तौर पर सरकार बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। इसलिए कांग्रेस ने कल वो गुगली फेंकी थी वेट एंड वॉच वाली। अब देखिए कि राजनीति जो है वो किस करबट बैठती है। निश्चित तौर पे आज कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, अगर वो बातचीत में शामिल हैं, इनसे कल साइन कर दिया सबने उनकी चिट्ठी में, उनको एक नई जान दे दी है कि आप और बार्गेन करो इनसे और शर्तें लगाओ, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी संख्या के बल पे भी केवल नहीं झुके हुए हैं, अब नैतिक आधार पे भी झुकेंगे कि जांच की मांग हो गई है, जेपीसी की मांग हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है। राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है आज सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आए, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आए। शेयर मार्केट न कहें बल्कि देश के मतदाताओं को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते आए, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए नजर आए और उसके कारण मार्केट जो है वो क्रैश होता है और 5,000 परिवारों के ऊपर एक वज्रपात होता है। 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला ये है और इसके लिए राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने आज जेपीसी गठन की मांग की है, अभी नई संसद, और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि ये वो दिन नहीं है, अब संसद में विपक्ष मजबूत है और ऐसा नहीं है कि आप हम कुछ कहें और आप हमें बाहर फेंक दें। तो बहुत अभी आने वाले समय में तेवर राहुल गांधी के साफ दिखाई दे रहे हैं। इन तेवरों के साथ कितनी परेशानी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पार्टी आती है, आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अभी से ठीक 45 मिनट बाद जब हम दोबारा न्यूज पॉइंट लेकर आएंगे तो उसमें भी इस मसले पर चर्चा करेंगे और चर्चा देश भर में जो चल रहे अभी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया से पहले जितने अवरोध आ रहे हैं, वो जितने ब्रेकर्स आ रहे हैं, उसकी भी करेंगे। इंडिया गठबंधन ने अभी बहुत पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो भी खुल रहे हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। तो 7 बजे देखिए न्यूज पॉइंट, और न्यूज पॉइंट में आने वाली सरकार कैसी होगी, किसकी होगी, ये आज भी एक बड़ा सवाल है कि आने वाली सरकार इंडिया की होगी या एनडीए की होगी। अभी पर्दा उठा नहीं है दोस्तों, उस पर हम पूरी बात, पूरे विचार रखेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। ठीक 45 मिनट बाद हम मिलते हैं 7 बजे न्यूज पॉइंट लेकर। नमस्कार।